अस्सलाम वालेकुम। हमारा चौथा इम्तिहान है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हमारा हम सबका, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तानी टीम मैदान में उतरती है। बाय द वे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान, ये हैं हुमा अमीर शाह। वैसे बाय द वे एक्सक्यूज मी, अगर हमारा ही इम्तिहान है तो याद दिला दूं भाई को कि 4 नवंबर से हम इस इम्तिहान में बिल्कुल फेल हो रहे हैं। काफी देर से फेल चौथी मर्तबा हम उस इम्तिहान में उतरेंगे इस उम्मीद के साथ कि हम जीत जाएंगे। अच्छा, फिर पता है क्या, जिंदगी सही चल रही होती है, जिंदगी सही चल रही होती है, फिर आप अचानक से कोई न्यूज चैनल लगाते हैं और उसकी हेडलाइन आपके कानों में पड़ती है कि शाहीन पूरी ताकत के साथ कीवी पे पंजे गाड़ने के लिए तैयार। या अल्लाह, मैंने नहीं देखना इसके बाद मैच। तो एटलीस्ट ही इज डूइंग हिज बेस्ट। देखिए, हमेशा डूइंग योर बेस्ट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू अ विन। मैं डेविल्स एडवोकेट बन रही हूँ इस वक्त, इसलिए अब्दुल्ला डोंट बी सो मीन। नहीं हुमा, मेरी बात सुने, ठीक है मैच है, इसको मैच रहने दें। जब ये शाहीन पंजे गाड़ने तक आते हैं ना तो मेरा बीपी, देखिए वो तो अब आप भी बहुत आप भी इस किस्म की, जब दो लोगों की शादी हुई होती है तो आपका भी एक मखसूस जुमला है। रिश्ता अज़दवाज है ना। नहीं, एक तरफ पंजे गाड़ हैं, एक तरफ रिश्ता अज़दवाज है। कहने का मतलब है आई जस्ट होप कि आज हम जीत जाएं। हालांकि सीरीज हम हार चुके हैं, लेकिन आज हम इसलिए जीत जाएं कि ऐसे लोग जो है ना वो बहुत सी चीजें कह रहे होते हैं, वो तो जरा चुप हो जाएं। एंड ऑब्वियसली भी एक तब्दीली बाय द वे की गई है। आजम खान की जगह साहबजादा फरहान को शामिल किया गया है। प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। 10:40 पे टॉस बताएं जरा। यस बिल्कुल ऐसा ही है। अभी 10:40 पे सो हम ही होंगे आपके साथ टॉस के दौरान। अच्छा, अब आपको क्या लगता है आज भी पाकिस्तान टॉस जीतेगा? हम मुसलसल 3 टॉसेस जीते हैं बाय द वे। अरे टॉस जीतने में माशाल्लाह हम बहुत लकी हैं। टॉस हमारे पास ही आता है, हम ही जीतते हैं। उसके बाद से जो फैसले लेने शुरू करते हैं ना, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। हैविंग सेड दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू होप फॉर अ विन। अच्छा, अगर आज टॉस जीता तो हम क्या फील्डिंग का फैसला करेंगे? क्योंकि हम मुसलसल 3 दफा से यही कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आज गैर जरूरी तौर पर ये सोच के कर ले बैटिंग का फैसला कि पहले 3 दफा तो फील्डिंग का फैसला किया है, और probably आज बेहतर यही हो कि फील्डिंग का फैसला किया जाए। सो आई डोंट नो क्या होगा। इंशाल्लाह। देखिए अब्दुल्ला प्लीज, वी हैव टू स्टार्ट द शो विद होप। तो आज मैच भी है, होप हम करेंगे, और फिर वही वाली बात होगी, ये अगर विन हमें मिल भी गई तो ये हमारे मोरल के लिए शायद अच्छी हो सकती है। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डेंट और एनीथिंग एनीवेयर, बिकॉज सीरीज हम हार चुके हैं। लेकिन इट वुड बी गुड कि ये 2 हम जीती जाए। आपको पता है ना, ये इस साल T20 वर्ल्ड कप जो है वो भी होना है कैरिबियन में, अमेरिका एंड कैरिबियन। तो दिस इज नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर अस। अगर तो हम कुछ करना चाहते हैं जी, मैं आपको कौमी खेल हॉकी से अच्छी खबर देता हूँ। हम ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ कंसिडरिंग कि हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है। सो मलेशिया के साथ हमने मैच लिटरली बराबर करना था, वो हमने 3-3 से बराबर कर दिया, और उसके बाद अब हम ओलंपिक क्वालिफायर के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, जहां हमारा मुकाबला ऑल्दो जर्मनी से होगा, लेकिन फिर भी इट इज़ आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट अवे। अच्छी खबर है, फाइन, मान लिया अब्दुल्ला, बहुत अच्छी खबर आपने दी। लेकिन हमारा कौमी खेल है हॉकी, जिसमें हम ओलंपिक के क्वालिफाइंग इवेंट में पहुंच रहे हैं। ओलंपिक के लिए नहीं पहुंच रहे, अभी तो हम क्वालिफाइंग इवेंट है कि इसमें, उसके लिए हमने क्वालिफाई किया है। आपने हाल देखा था ना? हमारा कौमी खेल है, हम इसकी exactly, तो ये भी कोई खास ग्लोरी खुशी की बात इसमें नहीं है। वैसे हम 1 से ज़ायद दफा इसके वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। सो या उसके बावजूद तो अब्दुल्ला, मुझे वैसे ही ना वो उस बात से बड़ी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, सिर्फ हमारे मुल्क के हवाले से नहीं। कोई भी अपनी पास ग्लोरी पे कोई बैठा हो ना और फिर जम के बैठ जाए कि हम क्या होते थे। भाई आप जो होते थे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। आप इस वक्त क्या हैं, आप क्या हैं, उसमें ज्यादा दुनिया को इंटरेस्ट होता है। तो लिहाजा वेरी राइट। सो पता है क्या, जब हमारे आबाओ अजदाद या हमारे बाप दादा या बड़े बूढ़े इस तरह की कहानियां सुनाते हैं ना, हम तो पार्टीशन से पहले चांदी के कटोरों में पानी पिया करते थे। नहीं, हम 20 रुपए में पूरा महीना पूरा घर चला लेते थे। मतलब इस किस्म की बातें नहीं, वो हमारे पास तो 1945 में गाड़ी हुआ हमारे यहाँ तो शेर होते थे। ठीक है, ये कहानियां तकरीबन सबने सुनी है अपने बड़े बूढ़ों से। तो ये अलिफ लैला की जो कहानियां है ना, ये लिटरली हमारी हॉकी की वो जो ग्लोरी है, वो भी अलिफ लैला की कहानी बन चुकी है, और वी आर आल्सो ओनली क्वालिफाइड फॉर द। ये सारी बातें हमने इसलिए की हैं ताकि आपका आज का दिन बेहतर शुरू हो, क्योंकि कल ऑब्वियसली इट वाज अ टेंस सिचुएशन, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ भी
बेहतरी की दुआ के साथ भी दिन शुरू करेंगे कि होपफुली सैनिटी वुड प्रिवेल। और अब खित्ते का ज़ाहिर है दाव पर नहीं लगाया जा सकता। अब दोनों ममालिक और स्पेशली ईरान तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ेगा। और आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी है और उसकी सदारत करेंगे निगरान वज़ीर आज़म, और बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स इस सिलसिले में होंगी। पाकिस्तान ने इन केस यू आई एम श्योर यू नो, पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से बलूचिस्तान में किए गए मिसाइल हमलों पर कल बहुत सोच समझकर नपातोला जवाब दिया है, और पाक फौज ने इस ऑपरेशन को मरकबर शर्मसार का नाम दिया। बिल्कुल, ये सारा हम आपको कल बताते रहे, पूरा दिन ही ये बात चलती रही है, लेकिन वी आर गोइंग टू गिव यू अ बिट ऑफ ए रीकैप। और नाम भी अब्दुल्ला थैंक यू आपने बता दिया, बड़ा मुश्किल सा था, जिसमें आपको बता दें कि ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया है सारे ऑपरेशन में। ये भी आपको बता दें कि फ़ारसी के इस लफ्ज़ का मतलब पता क्या होता है आपको? जी मैंने कल बताया था आपको। अच्छा, बता जाते जाते शर्मचारों की मौत, डेथ टू समवन, जिसके साथ भी आप ये लगाते हैं ना मरकबर, जैसा कि आजकल प्रोटेस्ट वगैरह भी ईरान में जो हुए हैं फॉर पैलेस्टाइन अगेंस्ट इजराइल, उसमें भी ये प्लाकार्ड आपको नजर आया होगा। इन केस आपका इत्तेफाक हुआ हो दुनिया भर से प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने का, तो शर्मचारों की मौत और बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के लोग अपने लिए शर्मचार का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और कौन सी ज़बान है? बराहवी ज़बान में शर्मचार का मतलब गोरेला होता है, गोरेला वॉरफेयर टाइप जो होता है ना, ये सारा। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि ईरानी सरकार या फिर ये गोरेला जानवर होता है। We'll just leave it over there. ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 9 अफराद हलाक होने की तस्दीक भी कर दी है। ISPR के मुताबिक सिस्तान में की गई कार्रवाई में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कई दहशतगर्द मारे गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि कार्रवाई ईरानी फ़ौज के खिलाफ नहीं, कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Markbar Sarmachar. Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. साथ ही आपको बता दें कि पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का आज इजलास हो रहा है और आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर इजलास की सदारत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म दौराए डेवोस मुख्तसर करके, बल्कि ही कट इट शॉर्ट बिल्कुल, और वो वापस आ चुके हैं मुल्क। चीन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश करते हुए कहा है कि चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। रूस ने भी ईरान और पाकिस्तान को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया है। और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं। पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान ने भी दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है। जहाँ जहाँ से भी ज़ाहिर इज़हार ख्याल किया गया है, कमेंट किया गया है सिचुएशन पर, यही कहा गया है कि दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो बरादर मुल्क ईरान से मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। कल हमने जो प्रेस रिलीज़ देखी थी, जो एलामिया देखा था, उसमें भी बरादर मुल्क ईरान का ही तस्करा
एंड में किया गया था आखिर में, और यही कहा गया था कि बड़ा बाहमी एहतराम है दोनों मुल्कों के आवाम का, और इसका मकसद बिल्कुल भी ईरान की सॉवरेनिटी मुतासर करना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को जो ख़तरात हैं उनसे तो हम निमट गए। खैर, अब बॉल ईरानी हुकूमत के कोर्ट में है कि वो जिम्मेदारी को सबूत देते हुए हालात को मामूल पर लाए, ताकि पाकिस्तान और ईरान के आवाम के दरमियान तारीखी रिश्ता है, बाहमी एहतराम के जज्बात हैं, इनको ठेस ना पहुँचे। इसी पे ज़रा बात करते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट। ज़ाहिर अब ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई, पाकिस्तान की तरफ से नपीतुली जवाबी कार्रवाई की गई। वैसे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अब ही तो बात करने का मौका आया है कि एजाज सैयद हमारे साथ हैं, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी एजाज, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसी मैटर पे, इसी टॉपिक पे आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास है। क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए आज के इस इजलास से? हुमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। आज का जो इजलास है उसमें देखिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के हवाले से ज़रूर गौर किया जाएगा। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट किस चीज़ की? देखिए, दिफा के हवाले से तो पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, ईरान की तरफ से एक कार्रवाई हुई और पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। अब एफर्ट किस चीज़ की कि वजारत खारजा वहाँ पर आज बताएगी कि डिप्लोमेटिकली किस नोयत के राब्ते हुए हैं या नहीं हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। उस हवाले से उसकी रोशनी में आज की जो कौमी सलामती कमेटी है तो एलामिया वो जारी करेगी, लेकिन इससे पहले वो गौर करेगी कि ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो हालिया तनाव आया है, उसको कम कैसे किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान का एक बयान आया है और फिर ईरान का भी एक बयान आया है, और दोनों जो बयानात हैं वो इस बात की रिफ्लेक्शन है कि दोनों मुल्क अपना जो तनाव कम करना चाहते हैं। ईरान भी चाहता है और पाकिस्तान भी चाहता है। ईरान ने पहले तो ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, ईरानी कम्युनिकेशन चैनल्स थे, उन्होंने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। फिर जब जवाब दिया तो अब जो ईरान की वजारत खारजा है उसका जो बयान है वो बड़ा मुस्बत है। पाकिस्तान तो पहले ही ये कह रहा था कि ईरान हमारा पड़ोसी और ब्रादर मुल्क है। तो एक तो डिप्लोमेटिक टाइज के हवाले से कौमी सलामती काउंसिल में गौर किया जाएगा। दूसरी जो बात है रेडीनेस की, जो ऑपरेशनल रेडीनेस की और इंटेलिजेंस के हवाले से जो रिपोर्ट्स की, तो ये दोनों मामलात भी आज पेश होंगे या उन पर गौर किया जाएगा कौमी सलामती कमेटी में। कौमी सलामती कमेटी को बताया जाएगा कि ईरान के अंदर वो ऐसे कौन से अनासर पाए जाते हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जिन हाइडआउट्स के ऊपर पाकिस्तान ने कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के नतीजे में निशाना किस किस को बनाया गया है। तो ये तफसीलात भी दी जाएंगी और रीजनल पूरे रीजन की सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा और ग्लोबल सिचुएशन का भी जायजा लिया जाएगा। आपको पता है कि चीन की वजारत खारजा ने भी एक बयान दिया है कि अगर दोनों फ्रीकैन चाहें तो हम मामलात सुलझाने के लिए आगे आ सकते हैं। तो ये इन तमाम इश्यूज के ऊपर आज गौर किया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला, आज तो को खतरा था इस बात का जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि ईरान कोई जवाबी कार्रवाई न कर दे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना जवाब दिया था ईरान की कार्रवाई का। तो आज जो माहिरीन थे, बाज लोग समझते थे कि ये ना हो कि ईरानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो आज फिर कार्रवाई ना करें। तो एजाज, बात तो फिर कार्रवाई हो जाती जी, तो एजाज, ये जो टेंशन है ये एक लंबा अरसा चलती। तो फिर लेकिन अच्छी बात हुई है कि ईरान की तरफ से आज कार्रवाई नहीं हुई है। जो मामलात हुए थे दोनों मुल्कों के दरमियान, वो एक दिन उन्होंने कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने एक मौसर जवाब दे दिया। तो अब लगता है कि ये कार्रवाई सुलझने की तरफ बढ़ेगी। बिल्कुल एजाज, क्योंकि एक्शन उनकी साइड से आया था, पाकिस्तान का एक बड़ा कैलकुलेटेड रिएक्शन था। तो एक्शन फिर भी पहल जिसको कहते हैं उधर ही की थी। आपकी सारी बात से यही लगा कि हमने ये भी इंतजार किया कि आज वो हमारे रिएक्शन का एक और जवाब ना दे। तो हमारी रिलेशनशिप बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है ईरान के साथ, जो आप हमें बेहतर बता सकते हैं, जो हमेशा से रही है या फिर इस
पॉइंट पे आके थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। क्या सलामती काउंसिल जैसी जो आज हमारे सारे लोग बैठेंगे और इस पे बात करेंगे, ईरान में भी कोई ऐसी चीज हो रही है कि नहीं हो रही? जी, ईरान की जो वजारत खारजा है उसने बड़ा मुस्बत, उन्होंने भी एक मुस्बत बयान दिया है। एट द सेम टाइम जिस वक्त आप और मैं ये बात कर रहे हैं कि वहां पे भी कुछ मुस्बत हो रहा है या नहीं हो रहा, ट्विटर जो कौमी जो समाजी राब्ते की एक ऐप है, वहां पर ईरान के एक डिप्लोमेट है सैयद रसूल मूसवी, उन्होंने कल एक ट्वीट की। वो उन्होंने लिखा कि ये जो टेंशन है दोनों मुल्कों की, इसका जो फायदा है ये दोनों मुल्कों के आला हुकाम को और ऑफिशियल्स को इस बात का पता है, आला रहनुमाओं को और ऑफिशियल्स को इस बात का पता है कि पाकिस्तान और ईरान की जो टेंशन है इसका फायदा जो है वो दोनों मुल्कों के दुश्मनों और दहशतगर्दों को होगा। और फिर आगे जाके वो लिखते हैं कि वजारत खारजा ईरान ने जो फैसला जो बयान दिया है उसके बाद ये जो वेव्स चल रही थी टेंशन की वो एंड हो गई है। और आखिरी लाइन पे वो लिखते हैं कि जी मुस्लिम उम्मा का जो सबसे बड़ा मसला है वो गजा में जो सिहूनी क्राइम्स हैं वो उसको खत्म करना है। ये उनकी ट्वीट है। उसके बाद हमें लग रहा है उसके जवाब में, जी एजाज कंप्लीट कर दीजिए। जी, उसके जवाब में पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी हैं रहीम साहब, जो कि ईरान में पाकिस्तान के स्वार्थकार रहे, पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, यानी कि स्वार्थकार ही नहीं रहे, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं। उन्होंने उसका जवाब दिया और उन्होंने कहा, मेरे प्यारे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा, प्यारे भाई रसूल मूसवी, पाकिस्तान और ईरान के आपस में बरादराना ताल्लुकात हैं। मुस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा। हमें एतमाद को बहाल करना है जिसने हमेशा हमारे बाहमी ताल्लुकात की तारीफ की है। दहशतगर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। ये उन्होंने समाजी जो वेबसाइट है। चलिए एजाज, हम ये कह सकते हैं पॉजिटिवली या होपफुली कि जो टेंशन थी वो थोड़ी डिफ्यूज होने की तरफ आ रही है ग्रेजुअली। ज़ाहिर है एकदम तो कुछ नहीं हो सकता मामला, अगर डिप्लोमेट्स किस तरह के एक्सचेंज हो रहे हैं यहीं से प्रॉब्ली बात शुरू होती है एंड एवरीबडी मस्ट बी ऑन बोर्ड विद दीज एक्सचेंजेस। टेंशन डिफ्यूज हो रही है क्योंकि वाकई लोगों में तशवीश पाई जा रही थी। स्टॉक एक्सचेंज का आप हाल देखें, फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी मुश्तरका नेवी एक्सरसाइजेज भी चल रही थी। सो काफी एक गुमगू की कैफियत थी। कोई शक नहीं है। आप देखें ना, ये दो डिप्लोमेट्स के दरमियान जो एक्सचेंज हुई है, जी उस एक्सचेंज को ये खाली दो डिप्लोमेट्स के दरमियान नहीं हुई है जी। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जो तर्जमान है मुमताज जहरा बलोच साहिबा, बड़ी वाइब्रेंट ऑफिसर हैं, उनका पूरा एक कैरियर है और बड़ा जिसे कहते हैं ना मिसाली कैरियर है उनका। तो उन्होंने ये जब ट्वीट देखी तो उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर एक कमेंट किया, सम पॉजिटिव एक्सचेंज, कुछ मुस्बत तबादले। तो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वजारत खारजा में, तो जो हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, तो ज़ाहिर है हम जर्नलिस्ट का तो ये काम है कि प्रोवोक करें और ज़ाहिर है सवाल करें ऐसे जिससे ऐसा जवाब मिले जिससे बड़ी खबर बने। लेकिन मुमताज जहरा बलोच ने जो रिफ्लेक्ट कर रही है रियासत पाकिस्तान को, उन्होंने बड़े तहम्मुल से तमाम बातों का जवाब दिया और कोई ऐसी बात पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जो नेगेटिव हो। चलिए दैट्स अ गुड साइन। और होपफुली आज की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है उसमें भी सूरत हाल को, हम तो पहले ही, पाकिस्तान तो बरमला इस बात का इजहार कर चुका है कि सूरत हाल को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और अब ईरान की तरफ से भी ऐसे इशारे मिल रहे हैं तो खित्ते के लिए यही बेहतर है। और दुनिया के दीगर रहनुमाओं की तरफ से भी यही पैगाम आ रहे थे कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल वक्त है, हमारे इंतखाबात सर पर हैं। एजाज, हमें कोई ज़रूरत तो नहीं होगी ना कि अब जो मीडिएशन की ऑफर्स आई हैं खासतौर पे चाइना, रशिया, टर्की की तरफ से, हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मीडिएशन की जरूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान
और ईरान के दरमियान बड़े जो सॉफ्ट चैनल्स हैं वो भी मौजूद हैं। एक तो सरकारी चैनल्स हैं ना, एक सॉफ्ट चैनल्स भी मौजूद हैं दोनों मुल्कों के दरमियान। ऐसी शख्सियात मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी ईरान के अंदर बड़ा असर रसूख है, ताल्लुकात हैं। उधर भी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे पॉजिटिवली आगे लेके जी बिल्कुल, ऐसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, रूहानी शख्सियात भी ऐसी मौजूद हैं जिनका बड़ा बाहमी एहतराम है दोनों अतराफ में। सो आई एम श्योर कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। थैंक यू एजाज फॉर कीपिंग एन आई ऑन एवरी अपडेट एंड थैंक यू फॉर being with us this Why, morning. you know, okay, Alhamdulillah, we can move on from here. But I would still like an answer to why it happened in the first place. वो जो एक why का सवाल रह गया ना, उसका जवाब अभी तक I'm sorry आया नहीं कि जब आपके पास इतने कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हों तो आप इतने छुप के इस किस्म की एक कार्रवाई करके निकल जाएं। I still need an answer to that. चलिए, I'm sure Pakistani. those who are in the position they would also try to seek for answers. Yeah. और कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, बड़ा अहम इजलास है, उसके बारे में सारा दिन आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर हमारा मैच भी, टॉस भी कुछ दिन में शुरू होने वाला है। सो वी हैव लॉट टू टॉक अबाउट। सिंध में मयार तालीम वक्त के साथ साथ बेहतर होने के बजाय गिर रहा है। कराची इंटर बोर्ड साल अव्वल का नतीजा बता रहा है कि महकमा तालीम बिलखुसूस सिंध हुकूमत तालीम की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा कोशिश कर रही है, ये नताइज बता रहे हैं। कराची इंटर बोर्ड साल अव्वल में मुश्किल से 1/3 तलबा ही इम्तिहान पास कर पाए हैं, यानी 60% से ज़्यादा तलबा और तालिबात फेल हो गए हैं। इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तिहानात में प्री मेडिकल में सिर्फ 36.51% स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हुए। दैट्स बैड। और इस तरह प्री इंजीनियरिंग कैटेगरी में कामयाब स्टूडेंट्स का जो है तनासब वो है 34.9%, यानी 35% आप कर लें। स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि उन्हें जानबूझकर कम नंबर्स दिए गए हैं और फेल किया गया है। वाई वुड दे डू दैट? और बोर्ड में नाअहल अफसरान जो हैं वो बैठे हैं। चेकिंग का मयार भी इंतहाई नाकिस है, उनका ये कहना है। और फेल होने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद ने वालिदैन के साथ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज भी किया। इंटरमीडिएट बोर्ड की हालत ये है कि गुज़िश्ता 7-8 साल से किसी एक तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर एग्जामिनेशन मौजूद ही नहीं है। इमेजिन करें। और चेयरमैन बोर्ड और सेक्रेटरी बोर्ड भी तैनात नहीं किए जा सकेंगे। तलबा का मुतालबा है कि इंटर बोर्ड साल अव्वल के नताइज मनसूख किए जाएं, रिजल्ट कैंसिल करें। वो कह रहे हैं जी कमेटी कायम की जाए, पता चले कि इसका कसूर है। खैर ये तमाम मामला चल रहे हैं। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथी राना जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। Rana Javed, if we compare these results, as in the percentages of these results with the previous years, पिछले सालों से, तो क्या यही सिलसिला है, ऐसी ही एवरेजेस हैं या इस मर्तबा कुछ ज़्यादा ही बुरे नताइज आए हैं? जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा से रिज़ल्ट रहा है। जो गुज़िश्ता साल जो इम्तहानात होते हैं उसके नताइज मतलब 60% तक बच्चे पास होते थे और उसके बाद 40% तक का ये होता था कि फेल हैं या इस मरतबा उल्टा हो गया। बल्कि मैं अगर आपको डिटेल थोड़ा सा बताऊं कि प्री मेडिकल में 30,000 बच्चों ने पेपर दिया, उनमें से सिर्फ 11,000 बच्चे पास हुए हैं और 11,000 में से भी सिर्फ 6,000 बच्चों ने 60 से ऊपर परसेंटेज लिए। 60% इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपने आगे हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला, तो आपको 60% कम से कम लाजमी चाहिए होती है। तो अगर 11,000 में से 6,000 बच्चों ने 60% लिए तो बाकी बच्चे तो उनका आगे आर्ट्स की फैकल्टी में जाएंगे या नॉर्मल किसी उसमें जाएंगे। प्री इंजीनियरिंग में 23,000 बच्चों ने एग्जाम दिया और सिर्फ 8,000 बच्चे पास हुए और 4,000 बच्चे 60% ले चुके हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंस में 15,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और सिर्फ 5,000 बच्चे पास हुए हैं और 3,000 बच्चों ने जो है वो 60% हासिल किए हैं। अच्छा, जो आपने जिक्र किया ना अब्दुल्ला के कई सालों से कंट्रोलर नहीं है, चेयरमैन नहीं है। गुज़िश्ता जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वो इन बोर्ड्स को एडहॉकिज्म पे चला रही थी कि मतलब 2 साल के लिए ए को लगा दिया, 2 साल के लिए बी को कंट्रोलर लगा दिया, किसी को चेयरमैन लगा दिया। लेकिन निगरान हुकूमत ने ये किया कि बिल्कुल उस सिस्टम को ही मफलूज कर दिया। उन्होंने आके तमाम चेयरमैन को हटा दिया, तमाम कंट्रोलर जो कायम मुकाम थे उनको भी हटा दिया। और निगरान हुकूमत का क्या काम है कंट्रोलर एग्जामिनेशंस को हटाने का? और यहाँ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरा निज़ाम और अपना एजुकेशन सिस्टम।
और हर चीज़ जो उसके साथ अटैच्ड है, और यहाँ लगता है ये इसको बिल्कुल इम्पोर्टेंस बिल्कुल। असल में जो शिकायत गुज़िश्ता से आ रही थी, तो निगरान हुकूमत ने अपने तौर पर तो सोचा कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया कि जो साबका हुकूमत ने जो सियासी बुनियादों पर या सिफारिशों पर जो लोग लगाए हुए थे उन्हें हटा दिया, लेकिन हटाने के बाद ऐसे कमिश्नर्स को चार्ज दे दिया। जिस शहर का कमिश्नर था, जिस डिवीज़न का, उसको उस बोर्ड का नवाबशाह डिवीज़न का जो कमिश्नर था उसे नवाबशाह बोर्ड का चार्ज दे दिया। मीरपुर खास डिवीज़न के कमिश्नर को मीरपुर खास का, कराची के कमिश्नर को कराची बोर्ड का चार्ज दे। अब जो कमिश्नर्स अपनी जारी की हुई रोजाना की रेट लिस्ट पे अमल नहीं करवा सकते, वो इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड के नतायज को कैसे तो क्या क्वालिफाइड लोगों की कमी है कि कमिश्नर्स को ये एडिशनल ड्यूटी दे दी है? बिल्कुल वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, जो कमी नहीं है लोगों की, इतने क्वालिफाइड बैठे हुए हैं, तो क्यों इस पे इतनी इंपॉर्टेंस या इतना टाइम नहीं दिया जा रहा? असल में तरजीहात और का फ़र्क होता है ना, कि आपकी तरजीहात में, शायद हमारी तरजीहात में या हुकूमत की तरजीहात में एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अब कमिश्नर कराची जब से उनको ये चार्ज मिला है सिर्फ एक बार इंटर बोर्ड गए, वरना वो अच्छा इस वक्त उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, इलेक्शन का टाइम है। वैसे कमिश्नर कराची और वैसे भी मुतल्लिका कमिश्नर्स किस तरह ये ड्यूटी देंगे? नहीं दे पा रहे, बिल्कुल नहीं। ये समझ में किसी के भी आ सकता है, बस नहीं आता तो जिन्होंने फैसले करने उनकी समझ में नहीं आता। एक कमेटी भी तश्कील दी गई, कायम मकाम नाज़िम इम्तहानात इंटर बोर्ड जाहिद रशीद कहते हैं कि जी वो तहकीकात करेगी, तो वो तहकीकात अपनी मुकम्मल कर चुकी, उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं? अब्दुल्ला, वो तहकीकात इस तरह होती हैं कि वो कहते हैं कि जी आप जिन बच्चों को डाउट है कि उनका रिजल्ट सही नहीं है, वो स्क्रूटनी कर लें। अच्छा, स्क्रूटनी ये होती है कि मैंने अगर स्क्रूटनी की कि मेरे नंबर कम है तो मेरी बात सुनिए, ये स्क्रूटनी हमने अपने ज़माने में भी की हुई है। ये मतलब जाके पेपर दिखाते हैं और उसका कोई हासिल नहीं होता। पेपर भी नहीं दिखाते, उसमें सिर्फ ये होता है कि जो उसमें ये होता है कि सिर्फ जो नंबर आपको मिले तो ना मुख्तलिफ क्वेश्चंस के, उन नंबर को रीटोटल करते हैं और चेक कर लेते हैं आखिर में। अब मैं बताऊं कि वजह क्या हुई है। एक तो टीचर्स ने जो असेसमेंट की है वो दुरुस्त नहीं की है, और जो टीचर इंटर बोर्ड ने रखे हैं वो कोई डी कैटेगरी के टीचर्स हैं। मतलब कोई बहुत अच्छे जो टीचर्स होते हैं वो कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाते हैं, उन्हें 12 दिन के मिल जाते हैं 50,000 रुपये, और इंटर बोर्ड एक कॉपी चेक करने के देता 30 रुपये। अब एक टीचर, कोई अच्छा टीचर 30 रुपये पर कॉपी के हिसाब से चेक करने तो वो इंटर बोर्ड नहीं जाएगा या कॉपी नहीं लेगा, वो उतने तो कोचिंग सेंटर से या ट्यूशन से कमा लेता है। तो एक तो जो टीचर्स को वहाँ रखा गया है वो कुछ ऐसे हैं। फिर जब 30 रुपये कॉपी के हिसाब से मुझे कोई कॉपियाँ मिलेंगी तो मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द ज़्यादा कॉपियाँ चेक करूँ ताकि मेरे पैसे बढ़ते जाएँ। तो वो एक तो स्टैंडर्ड चेंज करना होगा, अच्छे टीचर्स को रखना होगा। फिर दूसरा ये कि मैट्रिक बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया था उसमें हमने भी रिपोर्ट किया था कि मैट्रिक बोर्ड में बहुत ज़्यादा पैसे लेकर नताइज तब्दील किए गए थे, जिस पर इंक्वायरियाँ भी हुई और फिर कंट्रोलर को हटाया गया। अब इसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने, जैसे कि किसी ने 2 लाख रुपये दे के मैट्रिक बोर्ड में A1 ग्रेड ले लिया था 85%, लेकिन फर्स्ट ईयर में उसका काम नहीं हो सका, तो अब वो अपनी नॉर्मल जो असल उसकी परसेंटेज थी उस पर आ गया। लेकिन इस केस में ये ज़रूर बताइएगा राना जावेद के एडमिशन्स जो होते हैं इंटर के बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में या जहाँ भी आपने जाना हो, वो तो एंट्री टेस्ट पे होते हैं और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे होते हैं। दैट्स राइट। अब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट पे, एंट्री टेस्ट पे एडमिशन हो जाए और सेकंड ईयर में वो फेल हो जाए तो क्या होगा फिर? अव्वल तो जो रिज़ल्ट आए हैं इसकी बुनियाद पर तो बहुत कम बच्चे होंगे जो फर्स्ट ईयर की बेस पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकेंगे। जैसे NED होती है वो 11वीं जमात की बुनियाद पर जो है वो टेस्ट लेती है, और फिर होता है कि जो बच्चा 12वीं में, फिर अगर किसी का NED में या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया 11वीं जमात के रिजल्ट की बेस पर और 12वीं में वो फेल हो गया किसी एक पेपर में भी, तो वो उसका ना सिर्फ वो टाइम ज़ाया होगा, उसकी फ़ीस भी ज़ाया हो जाएगी, उसका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। उसको दोबारा फिर जाके सप्लीमेंट्री में एग्जाम दे के अपनी परसेंटेज दोबारा इंप्रूव करनी होगी और फिर दोबारा नए सिरे से जो है वो जाके यूनिवर्सिटी अप्लाई करना होगा। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री में देने को काफ़ी बच्चे जो होते हैं फॉर सम ऑड रीज़न आई डोंट गेट, वो बड़े इस बात पे तैयार होते हैं कि ठीक है फेल हो गए तो सप्ली दे देंगे। सप्ली में दोबारा फीस देनी होती है? जी जी बिल्कुल, सप्ली में जितने पर्चे के हिसाब से फीस होती है। अगर मैं एक सब्जेक्ट की देना चाह रहा हूँ जो फेल हुआ है, या मैं चाह रहा हूँ कि मेरे 3 पेपर में इंप्रूवमेंट करनी है तो 3 पर्चों के हिसाब से मुझे फीस पे करनी। अच्छा, अब ये बता दीजिए, एक तो कमेटी ये है नाज़िम इम्तहानात इंटर बोर्ड वाली, एक वो जो कायम मकाम चीफ मिनिस्टर की निगरानी में बनाई गई थी 3 मेंबर कमेटी, जिसने उन्होंने फाइंडिंग्स करके रिपोर्ट भी जमा करा दी, इरेगुलरिटीज़ भी उसमें सामने आई, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब की सरबराही में जो कुछ होता रहा उसकी कुछ है तफसील आपके पास राना जावेद? अच्छा, डॉक्टर सईदुद्दीन साहब के दौर में कम से कम इस किस्म की शिकायत नहीं थी। अच्छा, और एक अच्छी बात ये थी कि जब तक वो थे तो वो एक कम से कम केमिस्ट्री के PhD प्रोफेसर हैं। जब उनके सामने शिकायत आती थी तो वो खुद भी पढ़े लिखे शख्स थे, तो वो कम से कम चेक
करके खुद भी इंटरेस्ट लेते थे और एक चेक एंड बैलेंस था। वो जो कमेटी बनाई है वो साबका दौर के हिसाब से बनाई गई थी। उसकी 2 बार वो कमेटियाँ बन चुकी हैं, दोनों कमेटीज़ ने अलग अलग फाइंडिंग्स पेश की हैं। तो इसलिए उन पे क्या होगा, फिर निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियारात हैं भी कि नहीं कि वो उन जो फाइंडिंग्स होगी उन पे अमल करवा सके। फिर तीसरा ये कि जो अभी जो कमिश्नर कराची ने तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया अभी तक, उन्होंने कहा कि सिर्फ स्कूटनी कर दें। अलबत्ता सेक्रेटरी कॉलेजेस की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ख़राब हुआ है, इस पर 3 रुकनी कमेटी बनाई, लेकिन उसमें भी कोई ऐसा शख्स शामिल नहीं है जो इस पूरे इम्तिहानी प्रोसेस को जानता हो या जिसका एक्सपीरियंस हो। एक आरडी है उसमें, एक जो है वो डिप्टी। वैसे राना जावेद, थैंक यू सो मच। बड़ी अजीबोगरीब बात है कि सारे मामले में या फिर इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे हायर एजुकेशन में सही जो ट्रूली क्वालिफाइड लोग होते हैं वो एटलीस्ट आपकी बातों से तो हमें पता चल गया कि वो नहीं है। और फिर एक होता है एक विजनरी होना कि हम यहाँ कुछ बदल के रहेंगे। व्हाई इज एजुकेशन नॉट अ प्रायोरिटी एनीवेयर? हंस क्यों रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि कितनी कमेटियां बन गई, मतलब हम कमेटियों में उलझ गए कि कितनी कमेटियां हैं। 3 मेंबर वो कर लेते हैं, 2 मेंबर इधर बैठे होंगे, आपस में किसी की कोई नहीं बनेगी। बच्चे वहाँ या तो सफर कर रहे होंगे या फिर बहुत बहुत पैसे दे के वो करवा रहे होंगे। मतलब एक चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है उनकी सरबराही में एक कमेटी बनी थी रफ़ीक अहमद साहब की, रफ़ीक अहमद बुरियो साहब की सरबराही में। एक कुछ उसकी फाइंडिंग्स हैं। फिर इससे पहले भी एक कमेटी का हम तस्करा कर चुके हैं, राना जावेद हमें खुद ही बता चुके हैं कि एक नहीं 2 कमेटियां एटलीस्ट काम कर रही थी। तो फिर फाइंडिंग हुई तो हुआ क्या? ये वैसे बाय द वे ये हमारा एक और प्रॉब्लम है, सिर्फ एजुकेशन के हवाले से नहीं। ये जो कमेटी बिठा के जो फाइंडिंग्स हम करते हैं, फिर करते क्या है उसका? डू वी इम्प्लीमेंट एनी चेंजेस दैट माइट बी प्रपोज्ड इन दोज कमिटीज? इसमें सफर कौन करता है? बच्चे तो चलें करते ही हैं, उनका तो मुस्तकबिल दाव पे वालिदैन। हाँ, क्योंकि वो देखिए सप्लियों में भी जहाँ पैसे दे रहे हैं। आप कभी देखें ये सेंटरों के बाहर या एग्जामिनेशन या बोर्ड के दफ्तरों के बाहर रुल रहे होते हैं वालिदैन, क्योंकि जाहिर है क्या करें, बच्चे हैं ना, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की वाहिद उम्मीद यही होती है कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा, कुछ कर लेगा। प्लीज मुझे जरा एक क्लैरिटी दे दें कि कितनी बार हमने इसी फोरम पे चीटिंग के भी हवाले से कितना किया है कि कितनी रैम्पेंट है चीटिंग, उसके बावजूद ये रिजल्ट आ रहे हैं। But you are cheating and you don't even know how to cheat. मगर इसमें वो पहलू भी नहीं नज़रअंदाज किया जा सकता कि there were irregularities मुबैना तौर पर in the paper checking. So the quality of examiner was so bad और उसमें जो irregularities हैं उसकी वजह से भी नताइज खराब। हर एवेन्यू में इम्प्रूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। गुड न्यूज़, कराची के एक निजी चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेरनी के यहाँ 1 या 2 नहीं 6 बच्चे हुए हैं। और यूं ये जनूबी एशिया में सफ़ेद शेरनी के यहाँ सबसे ज़्यादा पैदाइश का नया रिकॉर्ड भी है। व्हाइट लायन, मतलब देखते ही कितनी उनीबा ज़मीर शाह हमें दिखाएंगी न्यू बॉर्न्स। ओह माय गॉड, दिस इज सो ओवरवेलमिंग। सो अडोरेबल। वैसे वाकई जब इस तरह जानवर का बच्चा देखो ना तो आपका दिल डेफिनेटली चाहता होगा कि एक घर ले आए। मतलब 6 हैं और 6 हुए और 6 ने सरवाइव किया है। इंट्रिंसिकली आपको पता है हाउ आई फील अबाउट आप जू जाए ना, ये डैन जू, सो यू वुड सी कि यहाँ पे किस तरह निज़ाम चलाया जाता है और बिलाशुबा यहाँ पे इन बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। बहुत क्यूट है। नाम नहीं बताया उनीबा ने हमें वैसे। बेबीज अभी मेरा ख्याल है वो सजेस्ट करें, बच्चे ही सजेस्ट करें 6 हैं और क्या नाम होने चाहिए। अभी जो शेर के बच्चों की पैदाइश की खबर हमने आपको दिखाई थी, उनीबा हमें लेके गई थी डैनजू कराची में। और हुमा को ज़रा तहफ़्फ़ुज़ात होते ही हैं, आपको पता है, चिड़िया घरों के हवाले से। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई हाइब्रिड मॉडल तश्कील देने की ज़रूरत है। सैंक्चुरी, सफारी पार्क, जैसे एक नेचुरल हैबिटेट बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और बाय द वे उधर भी इस किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं कि अगर जानवर ऑब्वियसली इतना प्रेशियस जानवर है और दुनिया में उनीबा बता रही थी कितने रह गए हैं, वाइट लायंस की हम बात कर रहे हैं, तो उनको ज़रा सिक्योर किया जाए। और ख़ास तौर पे ये 6 बच्चे जो उसके हुए, पैदा भी हुए और सर्वाइव भी किए, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या फिर वो जू में नुमाइश लगेगी उनकी? तो मुझे उस बात से तकलीफ है कि फिर आप उनका इन्वायरमेंट नहीं देते, वो केजेस छोटे छोटे होते हैं। उस तरह आप नहीं रख सकते इतने वाइल्ड एनिमल को, वाइल्ड बीस्ट को, इतना बड़ा जानवर, और आप उसको कन्फाइन करने। आई डोंट लाइक जूस। आप कितना भी बड़ा पिंजरा बना लें, अल्टीमेटली वो पिंजरा ही रहेगा। सो यस, सफारी पार्क्स आर ऑलवेज बेटर देन कीपिंग एनिमल्स इन केजेस, क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ केजेस जो है ना, अब ये वो बिल्कुल उस ज़माने की याद दिलाता है जब इंसान भी गुलाम हुआ करते थे किसी ज़माने में, और अब जानवर गुलाम हैं। और फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हाथियों का हाल तो केज इटसेल्फ इज वेरी ऑब्सोलीट।
और फिर कावन का क्या हुआ था, इस्लामाबाद का चिड़ियाघर आपको याद होगा, अभी जो मधुबाला का कराची में जो हुआ है, मतलब ये जो लव अफेयर है ना हमारा विद वाचिंग लुकिंग एट एनिमल्स इन अ जू, इट नेवर एंड्स वेल, तो वो इतना अच्छा रहता नहीं है। अब जब भी मधुबाला कहती है ना, मेरे जहन में इतने गाने आते हैं। कौन सा मधुबाला से? मतलब वो एक तो जिसमें है ही मधुबाला, मैं हिलने लगी थी क्योंकि इट मेक्स यू मूव अ लिटिल बिट। लेकिन अब्दुल्ला, चूंकि हम लायंस की बात कर रहे हैं, शेरों की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्शन सिंबल किसका है? शेर PMLN का। उनके कायद नवाज शरीफ आखिरकार ड्राइंग रूम से निकल आए भाई। घंटियां वो मीम बजानी चाहिए, वो मीम बननी चाहिए थी जिसमें कुछ हो रहा है, ढोल बज रहे हैं, ढोल शोल बज रहे हैं, कुछ इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए। वो वैसे इससे पहले तो अपने फैसले वहीं कर रहे थे कमरों में। मीनार पाकिस्तान के बाद कल पहली बार उन्होंने हाफिजाबाद में जलसा आम से खिताब किया, जो खिलाफ तवक्को मुख्तसर रहा। नवाज शरीफ ने अपने दौर के तरक्याती काम याद कराए, नए वादे भी किए। ये भी कहा कि अगर उन्हें बार बार ना निकाला जाता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। 5 जजों ने बैठ के नवाज शरीफ को फारिग कर दिया, जो कि 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है। ना निकाला जाता, अगर ना निकाला जाता तो आज पता क्या होता? आज कोई भी ऐसा शख्स ना होता जिसके पास बाइज्जत रोजगार ना होता। सबके पास एक बाइज्जत रोजगार होता। नौजवान बेहतरीन नौकरियों पे फाइज होते, कारोबार होता, काश्तकार खुशहाल होता। ये बिजली के बिल कभी महंगे ना होते, ये गैस के बिल कभी महंगे ना होते। रोटी आज भी 4 रुपए की मिलती है आपको, और पाकिस्तान के अंदर महंगाई नाम की कोई चीज ना होती। डॉलर आज भी 100 रुपए पे होता। मोटरवे से पहले आप यहाँ से लाहौर कितने घंटों में पहुँचते थे? आज मोटरवे पे कितने घंटों में पहुँचते हो? सफर आधा हो गया या नहीं हुआ? आज अगर हमारी हुकूमत रहती, आप यकीन करो को एक नया मोटरवे हाफिजाबाद के अंदर से गुजर रहा होता। गुजरेगा इंशाल्लाह, फिर आएगा वक्त। नवाज शरीफ काफ़ी इंतजार के बाद आवाम में आए। तवक्को थी शायद वो इंतखाबी मंशूर का ऐलान करें कि मुल्क को मौशी दलदल और महंगाई से निकालने का ठोस और वाज़ेह प्लान देंगे, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आया। और मरीम नवाज ने अलबत्ता ये कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए नून लीग पूरी प्लानिंग कर रही है। वो प्लानिंग है क्या, वो कुछ खास रिवील नहीं किया, लेकिन हो रही है अपेरेंटली कोई प्लानिंग। आजकल नवाज शरीफ साहब का ज्यादातर वक्त सिर्फ इस बात पर गौर व फिक्र करने पर सर्फ होता है कि मैंने अपने लोगों के लिए महंगाई का खात्मा कैसे करना है, मैंने बिजली के बिल कैसे कम करने हैं, मैंने घर घर गैस कैसे पहुंचानी है, मैंने नौजवानों के हाथ में लैपटॉप कैसे देने हैं, मैंने नौजवानों के हाथ में नौकरियां कैसे देनी है, मैंने सड़कों का जाल कैसे बनाना है। और आजकल हम मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब की सरबराही में एक ही काम कर रहे हैं, और ये हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह हर शहर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, दानिश स्कूल बने, हर शहर में यूनिवर्सिटीज बने, कॉलेजेस बने। अल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को फतह अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाल्लाह। और ये भी कि जहां बिजली के बिल आते हो वहां सोलर पैनल्स पहुंचाए जाएं ताकि आपको बिजली के लंबे बिल ना आया करें। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसों में नवाज शरीफ की ड्राइंग रूम की सियासत पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे। हाफिजाबाद जलसे पर बिलावल लीगी कायद पर तंज करने से बाज न रहे, साथ ही दावा किया कि वो शेर का शिकार करने पंजाब जा रहे हैं। अब ये इलेक्शन तीर और शेर के दरमियान है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तीर है। ये जो शेर है, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, खून चूसता है, किसानों का खून चूसता है, गरीबों का खून चूसता है, मजदूरों का खून चूसता है, नौजवानों का खून चूसता है। क्या आप इस शेर का शिकार करने के लिए तैयार हो? वैसे आप मुझे बताएं, ये किस किस्म का शेर है? आपने कभी ऐसा शेर देखा हो जो खुद घर में छुप जाता है? ऐसा कभी कोई शेर मिला है जो खुद शिकार नहीं करता?
वो घर में छुपा रहता है, दूसरों को कहते हैं कि आप चाहे आप मेरा मुखालिफ का बंदोबस्त करें, आप मेरा मुखालिफ को जेल में डालें, आप मेरा मुखालिफ का निशान छीन ले, मैं तो उनका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। और जब शिकार हो जाता है, जब ऑपोजिशन का बंदोबस्त किया जाता है, तो फिर ये शहर बाहर से निकल जाता है। आज पहली दफा वो शेर नजर आया, पहली दफा वो शेर नजर आया, और कल इंशाअल्लाह ताला मैं वापस पंजाब जा रहा हूं और शेर का मुकाबला करने की। मैं इंशाअल्लाह ताला कल मैं जनूबी पंजाब के अवाम से, रहीम यार खान के अवाम को आपका पैगाम पहुंचूंगा, आपका पैगाम पहुंचाऊंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर का शिकार के लिए तैयार है। वो अच्छा ओके अच्छा इस जाहिर है हम नून लीग वर्सेस पीपीपी बड़े अरसे से देखते हैं और यही एक रिवायती मुखालिफ रहे हैं एक दूसरे के। इस पे जमात इस्लामी के जो सर अमीर हैं उन्होंने कहा कि जी इन्होंने माहौल सा बनाया हुआ है, उनको यकीन नहीं है कि ये कोई असल मुखालिफत हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बिला वजह सा माहौल बनाया हुआ है। बिलावल जो है हमशीरा, हाँ कि हमशीरा जो हैं वो उनके लिए कैंपेनिंग भी कर रही हैं। आई जस्ट वांटेड टू गो बैक एंड से अ लिटिल बिट, क्योंकि हम बिलावल को भी द अदर डे हम उनको सुन रहे थे जहाँ वो 300 यूनिट्स फ्री बिजली की बात कर रहे थे, डबल तनख्वाहें, बहुत सी चीज़ें वादे हो रहे थे। फिर मरीम नवाज़ को भी और नवाज शरीफ साहब को भी हमने सुना, उन्होंने भी बड़े इस किस्म के वादे किए। डू यू बिलीव देम? मतलब ऑनेस्टली अब वो ज़माना नहीं आ गया कि ये रेटरिक जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्पीच, एंड चूंकि सामने मैसेज बैठे हुए हैं तो वो सुनना तो यही चाहेंगे, तो आओ उनको सुना दे, और तो करना कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें हमने वादे पहले भी पूरे होते हुए नहीं देखे और अभी भी हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहे। वैसे आसिफा भुट्टो जरदारी की हम बात कर रहे थे कि वो भी अब इंतखाबी मुहिम में भरपूर शिरकत कर रही हैं और अपने भाई के लिए कराची के मुख्तलिफ अजला में इससे पहले हमने देखा कि वो निकली, रैलियाँ वगैरह की, खिताब किया, कैंपेन कर रही हैं। आपको वैसे नज़र आती है इनमें इनकी वालदा की झलक व्हेन शी स्पीक्स? When she speaks, yes, definitely, I do. उनका स्टाइल है, उनका एक बड़ा रुक के वो बोलती हैं। There is a lot of command in her voice. रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं एक सवाल। इरफान सिद्दीकी साहब जो कि बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहा है, मियाँ साहब जिन दिनों लंदन में मुकीम थे वादा किया करते थे वो कि वो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान आएंगे, अब वो सबसे आखिर में इंतखाबी मुहिम में शरीक हो रहे हैं, तो इसकी कुछ हमें वजह नहीं समझ आ रही कि वो बड़े रिलक्टेंट से लगते हैं। जी बहुत शुक्रिया उमा और अब्दुल्ला, आपका प्रोग्राम मैं बड़ी बाकायदगी से और बड़ी दिलचस्पी से देखता हूँ और बड़ा महसूस होता हूँ, और मेरा ख्याल है कि आपका प्रोग्राम देखने के बाद पूरे हालात हाजरा, खेलों से लेके और सियासत से लेके और हालात हाजरा के सारे पहलुओं पे मुहित होते हैं, तो आपको बहुत मुबारक। आपने जो सवाल पूछा वो ये है कि जी मियाँ साहब लंदन में बैठ के ये कहते थे कि मैं इलेक्शन कैंपेन आके चलाऊंगा। मेरा ख्याल तो नहीं है कि उन्होंने कोई ये जुमला कहा हो, क्योंकि वो पाकिस्तान उन्होंने आना था, वो पाकिस्तान आए हैं और पाकिस्तान आने का वाहिद मकसद उनका इलेक्शन मुहिम चलाना नहीं था। इलेक्शन मुहिम वो चला रहे हैं। असल में मामला ये है कि हम लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, मीडिया के बेशतर लोग शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि इलेक्शन मुहिम एक चीज़ का नाम है और वो नाम है जलसे का। जब कोई जलसा करता है तो वो इलेक्शन मुहिम चलाता है, लेकिन अगर वो सैकड़ों उम्मीदवारों के इंटरव्यू करता है, सर्वे कराता है, हल्के के एक एक का जायज़ा लेता है, एक एक का पस मंज़र देखता है, वो इलेक्शन एक्टिविटी नहीं है। अगर वो मंशूर पे बैठता है, वो बीसीओ कमेटियाँ बनाता है, उनसे डिस्कशन करता है, तवानाई कैसे का मसला कैसे हल करेंगे, हम इकानमी का क्या करेंगे, तो ये भी इलेक्शन एक्टिविटी में नहीं आता। तो अगर तो सिर्फ जलसों को इलेक्शन एक्टिविटी कहते हैं फिर तो शायद हम थोड़े से पीछे हैं, लेकिन अब वो सिलसिला भी शुरू हो गया है। इरफान साहब, इलेक्शन में जाने की रिवायत पार्टी मंशूर भी होता है, और आपने अभी तैयारी की बात की, इंटरव्यूज़ की बात की, और अब आलम यह है कि आपके जो मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ बिलावल साहब भी ताने दे रहे हैं कि आपका तो मंशूर अभी तक नहीं आया, इस बार ज़्यादा ही ताख़ीर नहीं होगी क्या? कुछ ऐसे निकात हैं जिन पर इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा, या वाकई इतना सर जोड़ कर सब काम कर रहे हैं कि क्या ऐसा दिया जाए जिसको डिलीवर भी कर सकें? क्या है वजह? देखिए, इत्तेफाक राय की बात नहीं है,
ये आप यूं जानिए कि इसमें इश्तराक राय की बात है, यानी बहुत से लोगों से हम आरा ले रहे हैं। हमें कोई 2 महीने की ये एक्सरसाइज है। अगर बिलावल साहब ये समझते हैं कि उनकी तरह का मंशूर हमें दे देना चाहिए था, तो वो तो शायद एक दिन में 10 निकात लिख के हम मियाँ साहब को दे देते, या मरियम को दे देते, या शाहबाज साहब को दे देते, वो किसी जलसे में सुना देते और कह देते जी ये मंशूर है, तो बड़ा आसान काम था हमारे लिए। अब मामला ये होता है कि जब आपको एक सीरियस एक्सरसाइज करना पड़ती है, अब हमने तवानाई के लिए एक कमेटी बनानी है, हमने फॉरेन अफेयर्स के लिए बनानी है, एजुकेशन के लिए बनानी है, हेल्थ के लिए बनानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनानी है, तो हमने कुछ 32 सब कमेटीज़ बनाई हैं और हेड किया है उन्हें बड़े कॉम्पिटेंट लोगों ने। उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, उनको हम देख रहे हैं, उन्हें जायज़ा ले रहे हैं। और मंशूर का जो काम होता है वो तो होता है इलेक्शन के बाद शुरू होता है, लेकिन पहले हमें बताना चाहिए, रिवायत भी यही है, लेकिन किसी पार्टी ने अब तक कोई तहरीरी मंशूर जारी नहीं किया। 1-1.5 पेज का मंशूर एक जमात का मैंने देखा है। 10 निकात के बारे में मंशूर की बात ये कर रहे हैं। हमारा मंशूर इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है, विदिन 2-3 डेज आएगा, और मैं चाहूँगा कि आपके साथ बैठ के उसके जो अहम निकात है उस पर इंशाल्लाह हम बात करें। इरफान सिद्दीकी साहब, मुस्लिम लीग नून ये तासुर कायम कर रही है और बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कामयाबी से ही कर रही है कि आप लोग इलेक्शन नहीं हुकूमत की तैयारी कर रहे हैं। जैसा 2018 में इमरान खान ये तासुर कायम करने में कामयाब थे कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। सो इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी होगा, तो क्या मुखालफीन को रेस से बाहर करके एक डील के इम्प्रेशन की छतरी तले इलेक्शन जीत भी गए, सियासी इस्तेहकाम की उसके बाद उम्मीद रख सकता है पाकिस्तान? देखें, सियासी इस्तेहकाम फूटता है किसी हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी से। हमारे यहाँ अगर अवामी मसाइल जो हैं, भूख है, नंग है, दवाई नहीं है, बिजली के बिल बहुत महंगे हैं, गैस के बहुत बिल महंगे हैं, गैस आती नहीं है घरों में, बेशुमार लोगों के मसाइल हैं, मुतवसत तबका भी उन मसाइल की चक्की में पिस रहा है, महंगाई ने बहुत सी चीज़ों को जकड़ रखा है। अगर कोई हुकूमत इन बुनियादी मसाइल को दीदारेज़ी के साथ, मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ, अपनी भरपूर जिसे पॉलिटिकल विल कहते हैं उसके साथ एड्रेस कर लेती है, तो फिर जिस तरह आपने देखा है कि हमारे 2013 से 18 तक के दौर में बड़े बड़े धरने हुए, कुछ नहीं हो सका, 4-4 महीने धरने जारी रहे। मामला तो उस वक्त बिगड़ा ना कि जब एक सतह पे एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का फैसला कर लिया गया। वो हमारी कारकर्दगी इतनी मजबूत थी कि आप कुछ नहीं कर सके, कोई कुछ नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है वो भरपूर कारकर्दगी के साथ सामने आएगी। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, 70 के बाद से लेके आज तक कोई गैर मुतनाज़ इलेक्शन नहीं है। हर इलेक्शन पे जो 2013 से 18 तक का इलेक्शन था उस पर क्या कुछ नहीं हुआ, हत्ता कि फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा जी नहीं, धांधली नहीं हुई है। तो अभी अब तो कबल अज़ वक्त भी कहना शुरू हो गए हैं। कहते रहें, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इसका पहला जो बड़ा इम्तहान होगा वो ये होगा कि अच्छी तादाद में लोग निकलते हैं, पोलिंग अच्छी शरह में होती है, लोग उसमें शरीक होते हैं, तो फिर बाकी दावे दरे रह जाएंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। मौसम की क्या बात करें भाई, पंजाब से हमें मुसलसल ट्वीट्स आ रही हैं, कह रहे हैं कि धुंध ने ऐसा है जैसे जकड़ लिया है, डेरे नहीं डाले, जकड़ लिया है सूरज को और सूरज बेबस हो गया है। और जब मैंने आके आपको बताया था कि लाहौर में क्या हाल है, मतलब ऑफेंसिव सर्दी है, बंदे को गुस्सा ही चढ़ जाए, वो वाली सर्दी है वहाँ। एनीवे, हमारा जी चौथा T20 होगा आज अगेंस्ट न्यूजीलैंड और 3 हम हार चुके हैं, और अगर ये भी हार गए, अगला भी हार गए तो वाइट वॉश हो जाएगा। अभी बाय द वे कुछ ही देर में टॉस होगा, टॉस होने वाला है। आजम खान की जगह साहबजादा फरहान है, बस ये तब्दीली की गई है। अब कोई नंबर भी चेंज किया गया है या किया जाएगा, ओपन कौन करेगा? अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इज जॉइनिंग अस। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा क्या हम एक्सपेक्ट करें, स्ट्रैटेजी कुछ बदली जाएगी आज? चलें यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम टॉस जीत गए आज भी, तो टॉस के मामले में हम बड़े लकी रहे हैं भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, और बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका और हुमा का कि टीम हार रही है और क्रिकेट पे तबसरे जो हैं वो जारी हैं, और आपका प्रोग्राम जो है वो भी क्रिकेट से ही शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल में आज हमने पता क्या, आज हमने शुरू नहीं किया। हाँ वैसे किया था, नहीं किया था क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता ना, फिर मैच है ना तो हमने वो किया और फिर आउट ऑफ द वे कर दिया। अब बस आप ही के साथ बात जिक्र किया और उसके बाद हमने सोचा बाद में रखते हैं।
नहीं, मैंने आपका इंट्रो सुना कि जी जी, आपने याद आ गया मुझे। क्रिकेट से फिर एकदम से हॉकी पे जंप लगाई। हाँ, उधर भी और हमें कोई मेरे खास ख्याल में वीकेंड है वीकेंड है, अच्छी खबर आनी चाहिए क्रिकेट के ग्राउंड से। लेकिन देखें, हम लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। अब आजम खान यंगस्टर हैं, 22 रन बनाए उन्होंने 3 मैचेस में, आपने ड्रॉप कर दिया। लेकिन 3 मैचों में 29 रन बनाने वाले इफ्तिखार अहमद को आप टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। तो मतलब ये दो अलग अलग जो हमने पैमाने रखे हुए, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। यंगस्टर था, है आजम खान, उसको पूरा चांस दे देते आप अगर 5 मैचों का, तो अच्छा है। फिर वंस फॉर ऑल उसको अगर उसकी कहानी खत्म करनी थी। अब इफ्तिखार अहमद आप देखें ना, वर्ल्ड कप में भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं थी, अभी भी अच्छा, साहबजादा फरहान को किस नंबर पे खिलाएंगे? मतलब अगर आजम की जगह खिलाएंगे तो उसी नंबर पे तो वो कंफर्टेबल होंगे खेलने में। वहाँ ही यूजुअली ओपन्स इन डोमेस्टिक। जी हाँ, वो डोमेस्टिक में ओपन करते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं। लेकिन आज विकेट कीपिंग मोहम्मद रिजवान करेंगे। जो इतलात आ रही है कि साहबजादा फरहान को मिडिल ऑर्डर में ट्राई किया जाएगा। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में तो टॉप परफॉर्मर है और पाकिस्तान की तरफ से 3 उन्होंने T20 इंटरनेशनल खेले। 2018 में पहला मैच खेला था, फिर अबू धाबी में एक और मैच खेला। तो इस तरह 3 मैच खेलने के बाद वो मंजर से गायब हो गए थे। फिर परफॉर्मेंस ही देखें, पाकिस्तान के पास अब जो फिट खिलाड़ी है सिर्फ बलूचिस्तान के हसीबुल्ला जो है उनको मौका नहीं मिला। बाकी हमने सारे खिलाड़ी ट्राई कर लिए। मुझे नहीं लग रहा कि हम अब जी इफ्तिखार साहब को मौका मुसलसल दिए जा, इफ्तिखार साहब ही अब वैसे उन्हें कहना चाहिए, उनको मौका दिए जाने की मुसलसल उनको मौका मिलने की क्या वजूहत हैं? देखिए, ये कप्तान का और टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है, चूंकि वो पावर हिटर है और 54 T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, तो वो चांस ले रहे हैं। लेकिन वो जो आपका सवाल था थोड़ी देर पहले कि बैटिंग लाइन में मुझे नहीं लगा कि कोई नंबरों में तब्दीली आएगी। लग यही रहा है कि रिजवान और साइम अय्यूब इनिंग्स ओपन करेंगे, बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे। वैसे ये क्या तुक है कि साइम अगर आउट हो जाएं तो फिर बाबर और रिजवान ही बचते हैं, और फिर वही पावर प्ले का हमारा शिकवा कि पावर प्ले में पहले भी हमें इनकी जोड़ी से यही मसला था ना कि पावर प्ले का भरपूर ये फ़ायदा नहीं उठाते। सो अगर बाबर और रिजवान ही अल्टीमेटली पावर प्ले को दोबारा यूटिलाइज करने के लिए क्रीज पर मौजूद होंगे, सो अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि बाबर को 1 डाउन नहीं आना चाहिए, फिर उसको और नीचे लेके आए, फखर को ले आए। बल्कि मेरा तो अब्दुल्ला ये ख्याल है कि फखर और साइम से ओपन करवाएं, रिजवान नंबर 3 पर आए, बाबर नंबर 4 पर आए। लेकिन जाहिर है टीम मैनेजमेंट की अपनी सोच है। अब प्रोफेसर साहब इस वक्त पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के नए कप्तान हैं। और 2024 में हमने अभी तक जो 3 T20 खेले, तीनों हार गए। हफीज जब से हेड डायरेक्टर बने 3 टेस्ट हारे उनकी निगरानी में, और पहले शान मसूद थे, तीनों टेस्ट हार गए। अब शाहीन शाह अफरीदी, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। भट्टी साहब, अब हम जब भी आपसे बात करते हैं, हम पूरी टीम 11 की हम बात करते हैं कि किसको डालना चाहिए किसको नहीं, और वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हम देख लेते हैं कि हो जाती है। बट यही सारे जब ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ एक ट्रेडिशनल प्ले हम देखते हैं, मतलब वहाँ कोई एक्साइटमेंट, कोई एक्सपेरिमेंटेशन उधर हमें नज़र को नहीं आती। फॉर इंस्टेंस इफ्तिखार से बॉलिंग करा लें, मतलब हम सिर्फ कह रहे हैं ना कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करें, आप शफल कर दें, रिजवान को नीचे ले आए, कुछ नंबर्स ऊपर नीचे आप कर दें, तो वो जो हम देखना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स कि वो करके देखें। सीरीज तो हम वैसे ही हार चुके हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी भी तो साथ साथ चल रही है, तो वहाँ एडवेंचर हमें कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम लोग हारने से डरते हैं, इसलिए हम तजर्बात भी नहीं करते। अब तो सीरीज तो हार ही गए ना, अब मजीद क्या डरे हम। नहीं, अब तो नथिंग टू लूज वाला मामला है। और फिर जब तीसरा T20 हारे और उसके बाद शाहीन शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने एक अजीब और गरीब हजरत यूसुफ की मिसाल दे दी। तो मतलब बोलते हुए भी हमारे कप्तान और मैनेजमेंट के लोग नहीं समझते कि भाई आप टेलीविजन पर आए हैं, दुनिया भर का मीडिया आपको फॉलो कर रहा है, आप कौन सी मिसाल कहाँ दे रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ आपको बोलनी चाहिए, कोई उनको मीडिया की हैंडलिंग का पता नहीं है। फिर बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो तजर्बात करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स
कुछ सोचे, हमारे पास इफ्तिखार है, साइम अयूब भी बॉलिंग करते हैं। जब बाबर आजम कप्तान थे कभी कभार वो भी बॉलिंग के लिए आ जाते थे, लेकिन लग ऐसे रहा कि स्क्रिप्टेड कप्तानी कर रहे हैं। वो एक कागज पे लिख के लाए शाहिनशाह अफरीदी कि पहले 2 ओवर उन्होंने करवाने, उनके साथ हारिस करवाएंगे, उनके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर आ जाएंगे, जमान खान आ जाएंगे। मतलब हारिस का तो हाल ही ना मतलब पूछे मेरा ख्याल है हम, लेकिन फिर ये कहते हैं कि जी हारिस डेथ ओवर के बॉलर हैं तो वहाँ तो वो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन आप देख ही लें कि क्या कर रहे हैं बाकी ओवरऑल। मतलब आई एम सॉरी टू रिमाइंड कि हारिस रऊफ को कहा जाता था कि ये T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन आप देख लेना उनकी क्या हो रही है। दूसरा, वैसे अभी टाइम नहीं है भट्टी साहब, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी NOCs भी जारी कर दी हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग, IL T20 के लिए। कुछ को नहीं मिला और कुछ को मिल भी गया है। फिर वही बातें हम कहेंगे कि मतलब फटीग और इंजरीज कहीं और से लेके आ जाते हैं नेशनल टीम के लिए, फिर परफॉर्मेंस सारों के सामने ही है। क्या कहेंगे जल्दी से कमेंट? अच्छा, जिन लोगों को NOC नहीं मिला उसमें फखर जमान और आजम खान, वो चूंकि ऑलरेडी 2 लीग्स खेल चुके हैं तो लिहाजा 2 लीग्स की उनको इजाजत थी, वो खेल चुके हैं। नसीम शाह को भी नहीं मिला। अब ये जो वैसे वो कोशिश कर रहे थे कि इसका फिट ही नहीं है, वैसे वो कोशिश कर रहे थे कि इसमें मिल जाए उनको 2 खेलने के बावजूद। जी हाँ, उन्होंने अप्लाई किया था NOC के लिए और वो आई एम सॉरी बट दैट इज चीप। कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं, जब उन्हें पता है कानून के 2 खेल चुके हैं और दिस इज इंतहाई अनप्रोफेशनल। हम सुनना चाह रहे थे भट्टी साहब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, थैंक यू। मतलब आपको पता है कि आपको 2 ही इजाजत है PCB की तरफ से और आप वो दोनों अपॉर्चुनिटीज अवेल कर चुके हैं और आप फिर ढिठाई के साथ तीसरी के लिए अप्लाई करते हैं इस तुक्के में कि शायद कोई चांस लग जाए। दिस शोज योर कैरेक्टर, आई एम सॉरी बट दिस डस। भाई को गुस्सा ही चढ़ गया। खैर परफॉर्मेंस तो हमारी ऐसी है कि गुस्सा चढ़ ही जाता है, लेकिन थोड़ी देर में टॉस होना है बाय द वे ऑफ द 4th T20 बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। कराची में 23 और 24 जनवरी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर विमेंस फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और टूर्नामेंट में कराची, कोयटा, चित्राल, बलूचिस्तान, बहुत सी जगहों से टीमें जो हैं वो आ रही हैं। और इस इवेंट के बारे में आपको बताएं कि इस इवेंट में पसमानदा इलाकों की ऐसी ख़वातीन खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है जो कि वसाइल ना होने की वजह से अपना टैलेंट, ऑब्वियसली कोई जगह ही नहीं है कि जहां अपना टैलेंट शोकेस कर सके। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि इवेंट का मकसद ख़वातीन को खेल के मरकज़ी धारे में लाना और ख़वातीन से मुतालिक रवायती और दकियानूसी सोच को बदलना है। बहुत अच्छा आइडिया है और आहिस्ता आहिस्ता करके ऑब्वियसली ये चीज़ें बदलेंगी। वन ऑफ द फुटबॉलर्स इज राबिया जवेरिया आगा, चेयरपर्सन NCHR हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका राबिया साहबा, आपने वक्त दिया। बहुत मकसद भी हमने एंड वी डोंट हैव अ फुटबॉलर। सो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने कब कंसीव किया, इसके पीछे कितनी काविश ज़ाहिर है आपकी हुई और क्या है इसकी तफसील? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया, यहाँ आने का एक मौका दिया है और आगाही फैलाने का मौका दिया है। ये एक अहम मौजू है। पाकिस्तान में सिर्फ कोई 10% औरतें स्पोर्ट्स खेलती हैं और आपको पता है स्पोर्ट्स ना तो सिर्फ आपको फिज़िकल एक्सेलेंस है मगर आपकी दिमागी एक्सेलेंस होता है, उससे आपका एक पूरा आपकी पर्सनालिटी बढ़ती है, कम्युनिटी में एक शऊर आता है, कम्युनिटी एक स्ट्रेंथ और कोहेजन आती है। तो हमने देखा था कि पाकिस्तान में औरतें आगे पब्लिक स्पेस में नहीं आती, औरतें डरती हैं आगे जाने की, उनको खौफ है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बारे में रिश्ते नहीं आएंगे, एक गलत ख्याल फैला होता है कि स्पोर्ट्स खेलते तो बच्चे नहीं होंगे। तो हम चाहते थे कि हम उन इलाकों से जहाँ बहुत ही ज़्यादा वनरेबिलिटी होती है औरतों की, है ना, तो हम उनको आगे बढ़ाएं और स्पोर्ट्स के फील्ड में उनको जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनको आगे बढ़ा के इस्लामाबाद में एक्सपोजर दें। 2 कम्युनिटीज़ जो हमने चूज़ की थी वो तो एक चित्राल, जहां आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा औरतों की सुसाइड होती है चित्राल में, डिप्रेशन का मरीज़ होती हैं ये बच्चियां और ये स्पोर्ट्स के थ्रू इनको एक सहारा और एक स्ट्रेंथ मिलता है। दूसरी कम्युनिटी जो हमने आगे और उनको सपोर्ट करना चाह रहे थे वो है हज़ारा कम्युनिटी बलूचिस्तान में। वहाँ बहुत सारे तशद्दुद के अटैक्स होते हैं हज़ारा कम्युनिटी पे
और ये बच्चियां खौफ और घबराहट से ज़िंदगी, डिप्रेशन से गुजारती हैं, और ये स्पोर्ट्स की एवेन्यू और रास्ते से अपने आप को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती हैं। अच्छा राबिया जी, हम चाह रहे- प्रोफेशनली तो हमने देखा है कि ख़वातीन ऑल्दो अब ज़्यादा नज़र आ रही हैं, पहले तो होती नहीं थी, लेकिन हर शहर में कोई ना कोई कम्युनिटी सेंटर, कोई क्लब, कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होती है। सो वी डू नो कि हमारा इंटरेस्ट है लड़कियों का स्पोर्ट्स में। इनफैक्ट हमारे पास तो ऐसी बच्चियां, ऐसी मेडल विनर्स भी आई हैं जिनसे हमने जब पूछा कि आपने ये स्पोर्ट क्यों टेकअप किया, तो उन्होंने हमें बताया कि जी यही अवेलेबल था, या फिर जो हम करना चाहते थे वो नहीं था तो हम इसमें आ गए। दे नीड सम एवेन्यू, कुछ भी मिल जाए तो दे आर विलिंग टू डू। यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होती हैं, हर स्कूल में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं होती, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में, और कोचेज़ नहीं होते अच्छी क्वालिटी के कोचेज़। जो हमारी 10% औरतें स्पोर्ट्स में भी शिरकत करती हैं, दे आर इन द फेमिनिन स्पोर्ट्स, बैडमिंटन या टेबल टेनिस, और अब क्रिकेट में। फुटबॉल तो एक बिल्कुल ही नया इनके लिए एवेन्यू है, और जैसे आप बिल्कुल सही कहती हैं, इनके लिए देखिए इकोनॉमिक्स भी एक फैक्टर है। ट्रांसपोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। चेयरपर्सन है NCHR की, और ख़वातीन का एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होने लगा है कराची में, उसकी तफसील राबिया जवेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में फ़ुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है ख़वातीन का। अच्छा, हम अभी चित्राल की बच्चियों की बात करें तो ज़ाहिर है किसी भी इलाके को जनरलाइज तो नहीं किया जा सकता कि वहाँ ज़्यादा डिप्रेशन है, कहीं और ज़्यादा डिप्रेशन, हर जगह है, और लेकिन एक बात होता है, स्पोर्ट्स जो है ना, वो किसी किस्म की भी ज़हनी प्रॉब्लम हो आपको वो हल कर सकती है, तो वो हल लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये जो हज़ारा कम्युनिटी है या चित्राल वाले बच्चे बच्चियाँ हैं, शायद इनको वो चैलेंजेस नहीं हैं जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बैठे हुए बच्चियों को मिलते हैं, क्योंकि इनको तो घरों से इजाज़तें ही नहीं मिलती हैं। बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं। राबिया जी जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही कहा, डिप्रेशन तो हर जगह होता है, मगर स्टेटिस्टिकली अगर आप देखें तो हाईएस्ट फीमेल सुसाइड चित्राल में होती है औरतों की। 102 औरतों ने पिछले 4 साल में चित्राल में सुसाइड कमिट किया है। तो हम ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से जब आते हैं तो हम स्पोर्ट्स को नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सेलेंस और एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेलेंस, हम उसको देखते हैं एज ए हीलिंग एजेंट। और हाउ डज स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स कैसे बच्चों को जो डिप्रेशन या जुल्म या कोई किस्म की सेल्फ डाउट का शिकार होते हैं, हाउ डज स्पोर्ट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वुमेन। और इसलिए हमने उन औरतों को उन जगहों से चूज़ किया जहां उनके बहुत, जैसे आपने सही बोले हैं, उनके बहुत मसाइल हैं। देखिए उनको ट्रांसपोर्टेशन, जो आपने एकेडमीज़ की बात की, ट्रांसपोर्टेशन ही मुश्किल होती है, महंगाई होती है, एकेडमीज़ में एडमिशन के फ़ीस होते हैं। तो आई अप्रिशिएट बहुत कि आपने एक मौका दिया है कि इसमें जितना औरतों की स्पोर्ट्स प्रमोशन होगी, औरतें आगे बढ़ेंगी। शो इसमें औरतें आके ये मैच देख भी सकती हैं, एज एन ये फ्री फॉर ऑल है? बिल्कुल, हमारी बिल्कुल ओपन है, और हमने तो ख़ास तौर पे कॉलेजेस और स्कूलों से इन बच्चियों को बुलाया है। इस्लामाबाद की जो भी एडजेसेंट स्कूल्स हैं, तो वो भी आके देखें। अच्छा, जो टीमें होंगी ये बता दें कि शहर पे ही अपनी टीमें होंगी या किसी एक टीम में बहुत से शहरों की लड़कियां भी हो सकती हैं? हमने क्या किया था कि इनकी देखें ऑलरेडी लोकल टीम्स हैं। एक हज़ारा यूनाइटेड वुमेन्स फुटबॉल टीम है, और एक चित्राल की बहुत अच्छी करिश्मा अली की फुटबॉल टीम। जी हमारे शो पे भी आ चुकी हैं। जी बिल्कुल, एंड देयर शी इज डूइंग ग्रेट वर्क फॉर द वुमेन ऑफ। चलिए, गुड लक, थैंक यू जी, थैंक यू। आप राबिया जी, हमारे पास वक्त कम है, थैंक यू। और जबरदस्त। अच्छा, 23 और 24 जनवरी, और ये होगा पाकिस्तान ने टॉस हारा है और न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है। गुड लक टू टीम पाकिस्तान, वी आर गोना सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। बाय।